स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। तो लेट्स स्टार्ट अबाउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने के लिए लेट्स ड्रॉ डायग्राम। सपोज हमारे पास ये क्या है, अ शीट, और इसमें से ये क्या पास आउट कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लाइक दिस। तो ये क्या डायरेक्शन हो गई हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। और इस वाली जो शीट है इसका एरिया कितना है, दैट इज ए। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, इट इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, लाइक कितनी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया इन द नॉर्मल डायरेक्शन। तो अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं इस शीट में से पास आउट कर रही हैं, टोटल नंबर ऑफ लाइक कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो इस शीट से पास आउट करेंगी पर यूनिट एरिया इन दी नॉर्मल डायरेक्शन, लाइक उसके परपेंडिकुलर ये सारी पास आउट कर रही हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो जितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो पास आउट करेंगी इस शीट से पर यूनिट एरिया इन दी नॉर्मल डायरेक्शन, लाइक उसके परपेंडिकुलरली, तो उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लाइक कितनी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो एक शीट में से पास आउट कर रही है पर यूनिट एरिया, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी उनकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, लाइक इस शीट के सरफेस में से वो क्या है, परपेंडिकुलर है उनकी डायरेक्शन। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम फाई से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला है ई वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद ए वेक्टर। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिसे हम फाई से डिनोट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमने पहले पढ़ के आए हैं, ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और ए वेक्टर इट इज द एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितनी एक यूनिट एरिया में से क्रॉस कर रही है, पास आउट हो रही है, तो इसलिए इट इज फॉर्मूला क्या आएगा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ई वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर विद एरिया वेक्टर। और समटाइम्स जैसे ई वेक्टर फाई इज इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर विल हम बोलते हैं, बिकॉज एस वेक्टर इसे सरफेस एरिया के लिए कई बार हम एस वेक्टर लिखते हैं और कुछ बुक्स में इसे एरिया वेक्टर को ए वेक्टर लिखा होता है, दोनों ही सेम है। ए वेक्टर का मीनिंग भी एरिया वेक्टर है, एस भी एरिया वेक्टर के लिए ही है, तो आपको जो इजी लगता है वो आप याद कर सकते हो। तो हम जो एज ए रेफरेंस हम एरिया वेक्टर को ए से रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे थ्रू आउट द होल लेक्चर। तो अब देखो दो वेक्टर्स हैं, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, आप लोग ये अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आए हो, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट। तो उसमें क्या था, एक प्रॉपर्टी थी कि अगर कोई दो वेक्टर्स हैं उनका डॉट प्रोडक्ट लोगे तो वो किसके इक्वल आएगा, एक स्केलर क्वांटिटी के। तो ये दो वेक्टर्स हैं इनका जब हम डॉट प्रोडक्ट है तो ये हमारे पास जो फाई है ये क्या है, एक ये हो जाएगा एक स्केलर क्वांटिटी। सो फाई इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ओके। तो ये एक स्केलर क्वांटिटी हो गया। अब बात करेंगे इसकी एसआई यूनिट्स की। तो एसआई यूनिट्स जैसे हमने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस करके आए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की एसआई यूनिट्स क्या होंगे, न्यूटन पर कूलम। तो इसके यूनिट्स होंगे न्यूटन पर कूलम, और एरिया के यूनिट्स क्या होते हैं, मीटर स्क्वायर। सो दीज आर द यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो अब देखो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है, जब हम इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखेंगे तो वो कैसे लिखेंगे, फाई विल बी इक्वल टू ई ए, यहाँ पे कॉस थीटा आएगा और साइन थीटा आएगा, कौन सा आएगा साइन और कॉस में से, ऑब्वियस है अगर डॉट प्रोडक्ट है तो यहाँ पे कॉस थीटा आएगा। तो इसे आप मैग्नीट्यूड फॉर्म में ऐसे लिखोगे दैट फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, और अगर आप एस से रिप्रेजेंट कर रहे हो तो यहाँ पे ई एस कॉस थीटा आएगा। और फिर थीटा क्या होता है, थीटा इट इज द एंगल बिटवीन द ई वेक्टर दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड द एरिया वेक्टर
इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा दैट इज थीटा। क्लोज्ड सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है, दैट इज फाई इज इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ये हमने सिंपल फॉर्मूला किया था, लेकिन क्लोज सरफेस के लिए हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे ओवर द क्लोज्ड इंटीग्रल। तो आप बोलोगे ये क्या आपने यहाँ पे सर्कल बना दिया, दिस रिप्रेजेंट अ क्लोज्ड सरफेस। लाइक इंटीग्रेशन पहले हम मैथमेटिक्स में सिंपली करते हैं, लेकिन अगर हमने ये यहाँ पे ये साइन है, सिंबल है, तो इसका मीनिंग है जो इंटीग्रेशन हो रही है दैट इज ओवर अ क्लोज्ड सरफेस। किसी क्लोज्ड सरफेस के लिए जो है हम उस पूरी क्वांटिटी को इंटीग्रेट कर रहे हैं ई डॉट ए को, और अगर आपने एस लिखा है तो यहाँ पे ई डॉट एस लिखोगे, एस वेक्टर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ फ्लक्स फॉर द केस ऑफ क्लोज्ड सरफेसेस। नाउ एक और पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। अब हमने कहा है एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसकी डायरेक्शन कैसे पता चलेगी। तो जो डायरेक्शन होती है ऑफ एरिया वेक्टर, जिसे हमने ए वेक्टर से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, इज ऑलवेज, तो जो डायरेक्शन होगी एरिया वेक्टर की क्या होगी, इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। क्या होगी, ऑलवेज किसी भी सरफेस पे परपेंडिकुलर होगी, इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ बॉडी। जो भी हम बॉडी कंसीडर करेंगे क्लोज्ड ओपन, उस बॉडी के परपेंडिकुलर होगी। लाइक अगर हमारे पास ये बॉडी है तो उस पे जो एरिया वेक्टर आएगा वो ऑलवेज उसके सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। लाइक यहाँ पे देखो, ये हमने एरिया वेक्टर ड्रॉ किया और ये क्या है, इसके सरफेस के परपेंडिकुलर है। यहाँ से भी आएगा तो भी परपेंडिकुलर होगा, और अगर आप डाउनवर्ड करोगे तो भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। इसकी डायरेक्शन ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है, प्लस जो एरिया वेक्टर है ये ऑलवेज आउटवर्ड होता है। ये भी तो क्वेश्चन आएगा ना माइंड में, आपने एरो ऐसे ही क्यों ड्रॉ किया, हम एरो ऐसे भी तो लगा सकते हैं। नो, दिस इज रॉन्ग। एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन है क्लोज्ड बॉडीज के लिए ऑलवेज आउटवर्ड आएगी। लाइक ये क्लोज्ड बॉडी है, इसमें से जो एरिया वेक्टर है पहले तो ये परपेंडिकुलर होना होगा, एंड द सेकेंड थिंग इज ये क्या आएगा, आउटवर्ड आएगा, आउटवर्ड दी बॉडी। लाइक जो भी हम बॉडी ले रहे हैं, ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, उसमें से जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है वो आउटवर्ड होनी चाहिए, इनवर्ड उसका एरो नहीं आएगा। दिस एरो रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। Now we will discuss the topic of Gauss theorem, which is the one of the most important topics of your chapter number 1. So इस Gauss theorem basically हमें क्यों पढ़नी है, because Gauss theorem की हेल्प से हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं उन बॉडीज का, जिन बॉडीज का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, तो उसे इजी बनाएगा ये Gauss लॉ और Gauss theorem। इसे कई बार गॉस लॉ भी बोलते हैं इसकी स्टेटमेंट को, और गॉस थ्योरम भी। तो ये गॉस थ्योरम है, इसकी वजह से हम इजीली इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे फॉर द केस ऑफ वायर, प्लेन शीट एंड स्फेरिकल शेल। तो ये हमारे नेक्स्ट आर्टिकल्स होंगे। सो नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस गॉस थ्योरम। सो गॉस थ्योरम क्या कहती है, सपोज हमारे पास एक चार्ज है Q, और ये क्या है, क्लोज्ड बॉडी है जिसपे ये चार्ज है Q, ठीक है। एक क्लोज्ड बॉडी स्फीयर है, उसके पास कितना चार्ज है, स्मॉल q। तो अब हमें इसके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करनी है। तो ये बेसिकली जो गॉस थ्योरम होगी ये क्लोज्ड सरफेस के लिए एप्लीकेबल होगी, सभी क्लोज्ड सरफेस के लिए। तो अब ये इतनी बड़ी स्टेटमेंट क्या है, तो अब हम इसे ब्रेक डाउन करते हैं इस पूरी की पूरी स्टेटमेंट को। तो इसके अकॉर्डिंग जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी थ्रू दिस क्लोज्ड सरफेस, जिसे हम फाई से डिनोट करते हैं, इट इज इक्वल टू दी 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। लाइक 1/ε0 टाइम्स Q, तो इसे हम लिख देंगे Q/ε0। बेसिकली ये है हमारी गॉस थ्योरम की स्टेटमेंट और उसका फॉर्मूला। तो इसका मीनिंग टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब हमें इस स्फीयर की फाइंड करनी है तो किसके इक्वल आएगी, 1/ε0 टाइम्स
द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड, लाइक इसमें टोटल चार्ज कितना है इस स्फीयर ने इनक्लोज करके रखा है, इसके अंदर टोटल चार्ज कितना है Q। 1/ε0 को जब हम जो टोटल चार्ज है इस बॉडी का उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा 1/ε0 इंटू Q, दैट इज Q/ε0। so this will give the total electric flux through this closed surface। तो यही है स्टेटमेंट में जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है थ्रू दिस क्लोज सरफेस इज इक्वल टू दी 1/ε0 टाइम्स दी टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दी सरफेस, लाइक इसमें कितना चार्ज प्रेजेंट है उसका 1/ε0 टाइम्स। और हमने करा था फॉर द क्लोज्ड बॉडी और क्लोज्ड सरफेस के लिए जो हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू क्या थी, सरफेस इंटीग्रल ऑफ E वेक्टर डॉट dA वेक्टर। ये किसके लिए था फ्लक्स की वैल्यू, फॉर द क्लोज्ड सरफेस। और गॉस थ्योरम में भी हम क्लोज्ड सरफेस का यूज करते हैं, तो हम लिख सकते हैं दैट फाई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ E डॉट dA वेक्टर इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बिकॉज फ्लक्स की वैल्यू इसके इक्वल है और इसके भी इक्वल है, तो हम इन दोनों एक्सप्रेशन को कंबाइन करके लिख देंगे। तो यहाँ से हमें मिल जाएगी द स्टेटमेंट ऑफ गॉस थ्योरम। हमने सिंपली इसकी स्टेटमेंट पढ़ ली, लाइक Q/ε0 होता है, लेकिन ये इसका प्रूफ क्या है हमारे पास। जब भी हम थ्योरम्स करते हैं मैथमेटिक्स में तो उसका प्रूफ देना पड़ता है ना। सो नाउ वी विल प्रूव दिस गॉस थ्योरम। फॉर क्लोज्ड सरफेसेस फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, फाई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ E डॉट dA। डॉट प्रोडक्ट है तो जब हम इसका डॉट प्रोडक्ट को मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा, EA cos थीटा। तो यहाँ पे देखो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और यहाँ पे इस केस में जो एरिया वेक्टर है उसकी भी डायरेक्शन यही है, ठीक है, DA की डायरेक्शन भी यही है एरिया की और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है, तो मीन्स इन दोनों में एंगल कितना बनेगा 0 डिग्री। तो यहाँ पे क्या आएगा cos 0 डिग्री और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास फाई इज इक्वल टू क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल ऑफ E इंटू A। तो अब हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E को हम इस इंटीग्रेशन से बाहर लेंगे। आप बोलोगे बाहर क्यों ले लिया, ये क्या हो रहा है, देखो कोई भी चीज जब कांस्टेंट होती है तो ही हम उसे इंटीग्रेशन से बाहर लेते हैं। जैसे आपने मैथमेटिक्स में भी पढ़ा होगा इंटीग्रेशन के चैप्टर में कि लाइक जब कोई क्वांटिटी कांस्टेंट होती है तब उसे इंटीग्रेशन से हम आउटसाइड लिखते हैं। तो यहाँ पे भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कांस्टेंट है। अब आप बोलोगे अरे दीदी ये क्या बोल रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कांस्टेंट कैसे है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट क्यों होता है इसे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो एक बार यहाँ पे आपको ये याद रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कांस्टेंट है और उसे हमें आउटसाइड इंटीग्रल लिखना है। नेक्स्ट हम जब गॉसियन सरफेस वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि क्यों ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है ये कांस्टेंट रहता है इन दिस गॉस थ्योरम। तो यहाँ पे अब हमारे पास E एज इट इज है एरिया, तो एरिया लिखो यहाँ पे DA आएगा, DA एंड सिंपल यहाँ में भी DA, क्योंकि हमने एरिया का कुछ पार्ट लिया, पर यूनिट एरिया कर रहे हैं। तो DA मीन्स एरिया हम लेंगे इस पूरे के पूरे स्फीयर का। ये हमारे पास सर्कल नहीं है, दिस इज अ स्फीयर। तो स्फीयर का एरिया क्या होता है, दैट इज 4πr²। इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करी थी, क्या थी 1/4πε0 इंटू Q/r²। तो ये थी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। तो अब हम एरिया, सरफेस एरिया ऑफ दिस स्फीयर, ये जो हमने यहाँ पे एक स्फीयर ली है क्लोज्ड बॉडी, सर्कल नहीं है, स्फीयर का एरिया क्या होता है 4πr²। तो यहाँ से r² से r² कैंसिल, 4π से 4π कैंसिल, यहाँ से हमारे पास जो फाई है किसके इक्वल आएगा Q/ε0। अरे ये तो बड़ा आसान है, इतनी जल्दी प्रूफ भी हो गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है और इजी भी है। बहुत इजीली हमने क्या किया, इसके फॉर्मूला को प्रूफ कर दिया दैट फाई इज इक्वल टू Q/ε0।
like total flux is 1 by epsilon naught times the total charge enclosed by any closed body. So this is the proof of this Gauss theorem. तो अब हमने Gauss theorem पढ़ी जिसको हम यूज करेंगे टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ वायर, प्लेन शीट और स्फेरिकल हॉलो शेल. तो उसके पहले हमें उसके गॉस थ्योरम के लॉ के अकॉर्डिंग हमें गॉसियन सरफेसेस ड्रॉ करनी पड़ती है. तो गॉसियन सरफेसेस मेनली क्या होती है, दीज आर इमेजिनरी सरफेसेस. मेनली इनको हम टच नहीं कर सकते, ये हमारी इमेजिनेशन में होती है, रियलिटी में नहीं होती. जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी, उसी तरह से ये जो गॉसियन सरफेसेस होंगी ये भी क्या होंगी, इमेजिनरी होंगी. एक्चुअल में ये गॉसियन सरफेसेस नहीं होती. और ये क्या होती है, 3 डिमेंशनल क्लोज्ड बॉडीज होती हैं. गॉसियन सरफेसेस होती हैं, ये 3 डिमेंशनल क्लोज्ड सरफेस होते हैं. लाइक से क्यूब और स्फीयर, ये सब क्लोज्ड 3 डिमेंशनल सरफेसेस हैं. तो इन सरफेस के लिए सपोज हमारे पास यहाँ पे एक चार्ज है Q, तो उसके अराउंड हमने एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दी. तो चार्ज से A पॉइंट तक का डिस्टेंस है हमारे पास R, और ये डिस्टेंस भी सेम ही होगा R, और ये C पॉइंट तक का डिस्टेंस भी R होगा, और ये D पॉइंट तक का डिस्टेंस भी R ही होगा. जितने भी पॉइंट्स आप लोगे इस गॉसियन सरफेस का डिस्टेंस फ्रॉम दिस चार्ज वो सेम रहेगा, दैट इज R. अगर डिस्टेंस सेम रहेगा तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास इस A के लिए आएगा उसकी वैल्यू भी सेम रहेगी फॉर EB, EC एंड ED. मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमने इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में पढ़ी थी, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू स्मॉल q चार्ज है अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो अब इस केस में जो EA के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है दैट इज EA वेक्टर. तो जो EA वेक्टर के लिए वैल्यू होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, EB के लिए होगी, EC के लिए होगी और ED, ये सब सेम होंगी. मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी थ्रू आउट द गॉसियन सरफेस. लाइक गॉसियन सरफेस में किसी भी पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड कर लो, वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. इसीलिए हमने जो जब गॉस थ्योरम का प्रूफ किया था तो हमने उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड को आउटसाइड द इंटीग्रल लिखा था. अब पता चल गया उस बारे में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड गॉसियन सरफेस के केस में कांस्टेंट होता है, चाहे आप किसी भी पॉइंट पे ले लो वो कांस्टेंट रहेगा. तो एक प्रॉपर्टी है गॉसियन सरफेस की, ये इमेजिनरी है, क्लोज्ड सरफेस है 3 डिमेंशन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहता है इन पूरी की पूरी गॉसियन सरफेसेस में.